हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत और लगन के साथ, क्योंकि आपकी परीक्षाएं सर पे हैं। तो हम लोग जो एक सीरीज चला रहे थे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, उसका अगला पार्ट लेके आज मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। बाकी पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, जैसी आशा करता हूँ आपसे, और ये इस पार्ट को भी आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ, जिससे आपकी तैयारी जो है, एक तो आपको अपनी तैयारी का पता भी चलेगा और दूसरा आप अपनी अच्छी से तैयारी भी कर सकेंगे। इसलिए आपसे ये मैं बार बार कहता हूं कि इसे आप स्किप ना करें, इसे मिस ना करें, पूरा देखें वीडियो को। 20 मिनट को ज़्यादा समय नहीं होता है आपके पास, तो मतलब 2x और 1.5x ऐसे करके चलाने की सुविधा भी, तो उसमें भी देख लिया करें, पर आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो मैं सीधा आपके आज के प्रश्नों पे आता हूं। आपके आज के प्रश्न क्या, और आप देख रहे हैं जैसे कि आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। पहला प्रश्न है आपका, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, और आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प वैद्युत ऊर्जा का, दूसरा विकल्प वैद्युत वाहक बल, आवेश का, वैद्युत धारा का। ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एम्पियर सेकंड, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाऊं, एक फॉर्मूला आपने देखा था कि Q बराबर आई टी, ठीक है, और I या I बराबर Q अपॉन टी जो होता है वो Q बराबर आई टी, और I यहाँ पे क्या है, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकंड, यानी कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हुआ, Q का, और Q क्या होता है, Q होता है आपका आवेश। तो आपको पता चल गया होगा कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। आपका सी पार्ट सही है ऑप्शन, और आपका आंसर है आवेश का मात्रक। मैंने लिख के भी बता दिया है कि ये कैसे होता है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल दिया हुआ है, किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दूसरा दिया हुआ है प्रोटॉनों के द्वारा, तीसरा दिया हुआ आयनों के द्वारा, और चौथा दिया हुआ है न्यूट्रॉनों के द्वारा। अच्छा देखो, न्यूट्रॉनों के द्वारा तो कोई होता ही नहीं, न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश ही नहीं होता है, तो ये तो सब खत्म ही हो गए। ठीक है, प्रोटॉन तो अंदर रहते हैं, तो इन पे भी कोई आवेश नहीं, मतलब आवेश तो होता है इन पे, लेकिन ये अंदर रहते हैं, बाहर तो चलते ही नहीं, ये नाभिक में रहते हैं, ये भी हो गए। तो कुल मिला के आपको वैसे ही नहीं पता हुआ है कि किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। केवल तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका उत्तर पहला ए पार्ट सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ये ज्यादा कठिन नहीं था, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है। अगला विकल्प है आपका घटता है, और दूसरा इनमें से कोई नहीं। अगर आप ताप बढ़ाते हो, यानी कि आप टी इंक्रीज करते हो, तो हमने एक बार आपको फॉर्मूला ही बताया हुआ था, आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी होता है, पर वो आपके लिए जरूरी नहीं है। इतना सा समझ लीजिए आप कि जब आप प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर इस तरीके से डिपेंड होता है कि आप ताप बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी आपस की ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा से उनकी टक्कर बढ़ जाती है, इससे उनकी गति अनियमित हो जाती है, यानी कि धारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और धारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसमें आप ताप बढ़ाने पे किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। आपका ऑप्शन बी सही हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओम का नियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, चौथा दिया हुआ आपको ओम का नियम है, तो इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। पहला ऑप्शन दिया हुआ आई बराबर वी आर, दूसरा दिया हुआ आर बराबर वी आई, तीसरा दिया हुआ वी बराबर आई आर, चौथा दिया हुआ वी बराबर आई स्क्वायर आर। तो ये इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। वी बराबर आई आर सीधा सा आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपका सी पार्ट एकदम सही हो जाता है। वी बराबर आई आर, ये उनका नियम है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एचपी कहते हो, जैसे आप मोटर वगैरह ले आते हो उसमें लिखा रहता है ये कितने एचपी की है। तो एक हॉर्स पावर अश्वशक्ति में वाट होते हैं, यानी कि कितने वाट होते हैं, 726 वाट होते हैं, कि 736 वाट होते हैं, कि 746 वाट होते हैं, कि 756 वाट होते हैं। ये आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो ये तो याद करने वाली बात है, और आपको शायद अच्छे से याद भी होगी कि एक अश्वशक्ति जो होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी पेपर में आ जाता है, कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो इसका सी पार्ट सही है। ये सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है। ये एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये आपको पता भी होगा। हाँ, आगे देखते हैं हम। आपका छठवां सवाल जो दिया है वो है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा।
3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। और ऑप्शन दिए हुए 1 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम और चौथा 9 ओम। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आपको पता होता है समांतर क्रम का 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो आपको यहां बता रहा था कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कितने ओम के हैं? 3 ओम के हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3, यानी कि आर भी करोगे तब भी आएगा 3/3 बराबर आया आपका 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका? छठवें का ए पार्ट यानी कि 1 ओम। ठीक है, फिर अगला सवाल है आपका 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भी है ये, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये कई बार पूछा गया और लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है। मैंने क्लास में भी कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि किलोवाट घंटा काहे का मात्रक होता है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसके बारे में दिक्कत ये होती है कि इसमें 1 किलो भी लिखा है, तो किलो सबसे पहले लगता है कि द्रव्यमान का मात्रक है। फिर इसमें वाट भी लिखा हुआ है, तो वाट लगता है कि ये शक्ति का मात्रक है। फिर इसमें घंटा भी लगा हुआ है, तो ये लगता है समय का मात्रक है। मतलब इसको देखने के बाद दिमाग में ये स्थिति हो जाती है कि आखिर ये मात्रक किसका है। किलो लिखा है, वाट लिखा है, 3 इसमें अलग अलग मात्रक है। देखो, किलो अलग मात्रक होता है, वाट अलग मात्रक होता है और ये अलग मात्रक होता है। ये होता है द्रव्यमान का, ये होता है शक्ति का और ये होता है समय का मात्रक होता है। लेकिन ये टोटल मिला के जो है किलोवाट घंटा, वो ऊर्जा का मात्रक होता है। इसमें तो सवाल ही दे दिया गया है आपको कितने जूल होते हैं, और जूल भी ऊर्जा का मात्रक। तो हमेशा याद रखना है आपको कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक है। इसमें मैं आपको लिख दूं 1 किलोवाट घंटा, और दूसरी चीज इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं, जो आपने पढ़ी होगी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू या यूनिट पढ़ी होगी आपने, जिससे आपका बिजली का बिल आता है जिन यूनिट्स में, तो वो यूनिट भी कहते हैं इसे। तो 1 किलोवाट घंटा कहने का मात्रक, सबसे पहले तो ये ऊर्जा का मात्रक है, ये पहली बात ध्यान रखनी है। इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं। और इसमें जूल कितने होते हैं, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 3.6 × 10³ जूल, 3.6 × 10⁴ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये बहुत सिंपल सा है कि इसमें 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो ये आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि पहली बात, ये मात्रक किसका होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। इसी 1 यूनिट किसे कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये, और इसमें जूल कितने होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपका जो अगला 8वां सवाल है वो हीटर का तार बना होता है। तो यह तो आपको पता होगा कि हीटर का तार ऑप्शन दिए हैं तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। तो ये नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम जो होती है वो निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्र धातु होती है, जिसमें निकेल 80% होता है, क्रोमियम 20% होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काय का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। 3 आपका अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वैद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, और ऑप्शन दिए हुए नाइक्रोम, टंगस्टन, लोहा, तांबा। तो आपको पता है कि नाइक्रोम, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हीटर वाला, वो नाइक्रोम था, उसका निकल और क्रोमियम का मिश्रण। और इसमें बहुत सरल होता है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर होता है टंगस्टन, बी पार्ट। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वो टूटे नहीं जल्दी, तार गलन ना हो उसका, और वो बल्ब की दीवारों पे ना लगे, इससे रोशनी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, इसका आंसर हुआ बी पार्ट, टंगस्टन। आपका 10वां क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन दिए हुए आपके ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, कूलाम मीटर, एवं भी दोनों। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध रो शायद याद होगा, उसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये दोनों होते हैं। मीटर या सेंटीमीटर बात वही होती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि ओम मीटर भी कह सकते हैं और ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 11वां सवाल दिया हुआ आपका आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो आपको श्रेणी क्रम का तो पता है, परिणामी प्रतिरोध जो होता है वो सीधा प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो परिणामी प्रतिरोध यहाँ R प्लस R हो जाएगा, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। श्रेणी क्रम है चूंकि इसलिए, तो ये R/3, R/2, 2R, 3R, तो सीधा सा आपका सही है। जबकि ये समांतर क्रम होता तो 1/R 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 करके ऐसे जोड़ते, फिर R/3 हो जाता। इसके पहले का शायद वो सवाल ऐसा था भी।
अगला सवाल दिया हुआ है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अच्छा, वही जो भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक इन्होंने लिखा हुआ है वोल्ट, वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का मात्रक, वाट, वाट शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, यानी कि आपका डी पार्ट है, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा किए हुए थे, ठीक। आपका 13वां क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके चालक, अर्धचालक, अतिचालक और विद्युत रोधी। जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी, और उच्च प्रतिरोध है तो इसका मतलब धारा उसमें नगण्य हो जाएगी, और धारा नगण्य हो जाएगी तो वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएगा, यानी कि अचालक पदार्थ कहलाएगा, जिसमें धारा नहीं बहे। तो आपका आंसर डी पार्ट सही होगा, ये विद्युत रोधी कहलाएगा, ठीक है। अत्यधिक। 14वां सवाल है यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 2.84 गुणा 10 की घात 6 ओम मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना इतना हो तो तार का प्रतिरोध होगा। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर रो एल अपॉन ए, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, मैं यहाँ हुआ जाता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, जो देख रहे हैं। रो का मान दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका 2.84 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। एल आपकी 1 मीटर दी हुई है, और अपॉन में आपका ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.23 गुणा 10 की घात 7, और जब आप इसे हल करोगे तो 10 की घात 7 ऊपर जाके हो जाएगा 28.4 अपॉन 1.23, और 28.4 अपॉन 1.23 जब आप करोगे कुछ तो आपका आंसर ऐसे करके हो जाएगा ना, ये 10 की घात 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 28.4 अपॉन 1.23, और इसे आप जब भाग भाग दोगे तो आपका आएगा कितना 23 के करीब आएगा ये, ठीक है। तो आपका ये अपना यहाँ सॉल्व कर लोगे आप, इसका आंसर आपका आएगा 23 ओम, ठीक। तो आपका ये वाला सवाल हुआ, ये सीधा हल करना है, ऐसा लिख दिया केवल यहाँ भाग देना, आप लोग दे पाओगे भाग तो घर जाके। 15वां सवाल दिया हुआ किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना, इसमें पूछा गया निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ के घनत्व, चालक के अनुप्रस्थ काट और चालक के आकार पर। तो यहाँ पे देखो ये प्रतिरोध L, ये फॉर्मूला देखो ऊपर ही लिखा हुआ है आपको, ये L पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, और अगर अनुप्रस्थ काट और लंबाई पे डिपेंड तो यही तो चालक का आकार भी होता है, ये चीजें तो आकार कहलाती हैं। और चालक का आकार क्या होता है, इसका मतलब आपका कौन सा बचा, चालक के पदार्थ के घनत्व, यानी कि इस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका V पार्ट इसका सही हो गया। 3 आपका 16वां क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है तो इस पर प्रवाहित होने वाली धारा होगी। ये 12V मतलब 12 वोल्ट। आपने अच्छा घर में जो आप उपकरण देखते हो उनमें लिखा रहता है, बल्ब में तो लिखा ही रहता है, साथ साथ और भी कई उपकरण होते हैं उनमें आप वाट लिखा रहता है, W ये इतने वाट है, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी किसी वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपको याद होगा, वैसे ऑप्शन दिए हुए 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 12 एम्पियर और 360 एम्पियर। लेकिन ये लगता किससे आपको याद हो, P बराबर VI आपने पढ़ा होगा, इससे I बराबर हो जाएगा P अपॉन V, और P यानी कि शक्ति वो दी हुई है 30 और V यानी कि 12, तो ये से जब आप करोगे तो 12 दूनी 24 और बचा 6 दशमलव लगाया 60 हुआ, और 12 पंचे 60, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा V पार्ट 2.5 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत। 17वां सवाल जो आपका है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और आंसर 6.25, 6.25 में 18, 6.25 में 18, एक में -18 और एक में 1 दिया हुआ है। ऐसे तो अपन से कर ही नहीं पाएंगे, अपन को कोई फॉर्मूले थोड़े से देखने होंगे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, I का मान दिया हुआ है 1, T का मान दिया हुआ है 1, एक विद्युत चालक में, तो इसमें प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N पूछा है, तो हम लोगों को पता होता है Q बराबर IT, ऐसे हो जाऊंगे कितने आप लोगों को IT, I भी 1 है, T यानी कि आपका कितना 1 कूलाम आया, और Q बराबर होता क्या है, वैसे Q बराबर होता है NE
तो इससे आपका n बराबर निकल के आएगा q अपॉन ई। q है 1 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, यही तो होता है। ठीक है, फिर ये 10⁻19 ऊपर पहुंच जाएंगे। चलो तो फिर तो अपना आंसर आ ही गया है, हमें कुछ करना ही नहीं है इसके बाद। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे 10⁻19 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 10⁻+19 होंगे, और +19 यानी कि 10⁻19 18, और कोई 10 इसमें 10 है नहीं है, इसमें 10 है नहीं, तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं आपके। बात वैसे वो भी आगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे 10 ऊपर इसे 10 लिख लो, नीचे से 1.6 लिख लो, और यहाँ 10⁻18 लिख लो, बात वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 10⁻19 ही लिखा हुआ है ऊपर, और जैसे इसे आप सॉल्व करोगे वैसे आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 6.25 × 10⁻18। पूरा सॉल्व भी कर दिया, आप लोग देख सकते हो। 18वां सवाल आपका है विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल आपने पढ़ा होगा, उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो आप लोगों को पता है सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सेल से क्या करते हो, आपने नहीं देखा सेल से बल्ब जला लेते हो आप, सेल से छोटे छोटे से कोई आप छोटी सी मोटर हो, छोटा सा पंखा हो, वो चला लेते हो। तो सेल काम क्या करता है? एक्चुअली काम ये करता है कि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, इसीलिए तो बल्ब जल जाता है। तो आपका ये पार्ट सही है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये ठीक। 19वां सवाल आपका दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा तुल्य है VIT के, I²T² R के, ITR के, और V²T/R के। तो आपने W बराबर V²T/R, ये भी तो नहीं होता है W, I²R V²T/R, आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, विद्युत ऊर्जा पूछा है। W बराबर आपने 1 मिनट VIT पढ़ा है, ठीक है, और V बराबर IR रख दोगे, जब यहाँ पे आप V बराबर IR रख दोगे तो आपका निकल के आएगा V बराबर IR रख दो I²RT, ठीक है, और एक बार इसमें V बराबर IR रख दिया, एक बार I बराबर रख दो, इस बार रख दो I बराबर V/R। तो जब आप इसमें I बराबर V/R रख दोगे तो ये हो जाएगा V × V/R × T, यानी कि V²T/R। ये दोनों पार्ट सही होने चाहिए। कैसे? इसमें शायद दोनों पार्ट इसमें सही, अगर ये VIT लिखा हुआ है तो इसमें फिर दोनों पार्ट ही सही होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका भी ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, पर अब आ गया है तो आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कुछ कर ही नहीं सकते। इसका ये VIT भी होता है एक फॉर्मूला, मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। एक VIT होता है यहाँ पे, अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये VIT होता है, और एक बार V बराबर आप IR रख दोगे तो ये V बराबर IR I²RT हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये आपका निकल के आता है, और फिर एक बार I बराबर आप क्या रख दोगे, I बराबर रख दोगे V/R, तो यहाँ पे I बराबर V/R रख दोगे तो V²T/R आ जाएगा, यानी कि तीसरा ये भी निकल गया था। तो इसमें आप दोनों पार्ट आपके सही हो गए। अब ये थोड़ा सा सवाल बनाने वालों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो जो अपन को आता है अपन उसी हिसाब से काम करेंगे, बनाने वाले जो भी करें जैसा भी करें, क्या दिक्कत है। तो इस स्पेशली सवाल में जो ये सवाल दिया हुआ है, ऑप्शन लिखने में शायद थोड़ा सा कुछ हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे देखो हम आपको बताया कि VIT भी ये भी सही है, और V²T/R ये भी सही है। कभी जब आप ये जूल में होता है, जब कैलोरी का होता है तो 4.18 या 4.2 का आपको पता होगा वो प्रोसेस हो जाता है। तो इसके दोनों पार्ट सही है, ये पार्ट भी सही है और इसका D पार्ट भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया सवाल जो दोनों हमने आपको बता भी दिया है कैसे होते हैं। 20वां सवाल आपका है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, यानी कि धारा का मान आपने 3 गुना कर दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि आपकी उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी। तो ऊष्मा H का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वो I²RT करके एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बटे कितना 4.2 कैलोरी होता है, ये तो होता है शायद। ठीक है, तो जैसे ही इसमें आप I का मान 3 गुना कर दोगे, I का मान आप 3 गुना कर दोगे, ध्यान दो 3 गुना, ठीक है, 3R कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3R कर दोगे 9I, 3I कर दोगे तो 9I²RT ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि कितने गुनी हो जाएगी, ये 9 गुनी हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना सही है, सी पार्ट सही है इसका, 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने आज के
20 सवाल देखे और जो लगभग 20 मिनट में ही हो गए होंगे। तो मैं फिर कहता हूं कि 20 सवालों को आप देखिए। मैं सबको सॉल्व करना भी बता देता हूं जिनमें जरूरत होती है कि वो कैसे सॉल्व होंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा उनमें। और जिनका केवल आंसर ही केवल सही एक होता है वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो और इन वीडियो को पूरा देखिए आप, जिससे आपके कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको अफसोस ना हो कि उस दिन पढ़ लिए होते। इस तरीके से आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।